नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम व्याकरण के अति महत्वपूर्ण विषय समास पर चर्चा करेंगे। यह विषय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और खास तौर से 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस समास विषय से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। इन बिंदुओं को आधार बनाकर ही मैं आपको समास विषय में प्रवेश कराऊंगा और इस विषय के छोटे छोटे कई वीडियोस बना करके आपके पास भेजूंगा। और मैंने क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाएं, छोटे वीडियो बनाकर ही हमें प्रेषित करें ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो मैंने ये विषय तैयार किया है। सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, एक बड़ी चीज को छोटा कर देना। जैसे मैं कहूँ राजा का पुत्र, ये बड़े 3 शब्द हैं, इसको हमने छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया तो ये संक्षिप्त हो गया और संक्षिप्त होने के बाद बना राजपुत्र। तो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। तो शब्दों का मेल क्या है? राजा का पुत्र, ये अलग अलग शब्द हैं। इन तीनों शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना राजपुत्र। तो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। समास शुरू करने से पहले आपको इसके 4 चरणों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको ये 4 चरण क्लियर हैं तो समास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समास के 4 प्रमुख चरण होते हैं: समस्त पद, विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। तो सबसे पहले समझिए समस्त पद। पद का मतलब होता है शब्द और समस्त का मतलब सारे पद। तो सारे पद मिलकर के समस्त पद बनाते हैं। और समास में मुख्यतः 2 ही पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ मैंने संक्षिप्त परिभाषाओं के माध्यम से इसको स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। तो देखिए, समस्त पद समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र, तो मैंने बताया इसमें 2 शब्द हैं, राज और पुत्र। जो पहला है वो पूर्व पद है और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद है। यदि हम बात करते हैं विग्रह की, तो जब हम समस्त पद को खोल कर लिखते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, उसे ब्रेक कर कर लिखते हैं, तो वह विग्रह कहलाता है। जैसे हमारा समस्त पद था राजपुत्र, हमने इसको खोल दिया, खोलने के बाद क्या बना? राजा का पुत्र। तो समस्त पद को खोल कर लिखने की प्रक्रिया, तोड़ कर लिखने की प्रक्रिया जो है विग्रह कहलाती है। यदि हम पूर्व पद की बात करते हैं तो समस्त पद का पहला शब्द, तो हमारा समस्त पद था राजपुत्र, तो पहला शब्द इसका कौन सा? राज। तो समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र में पहला शब्द हो गया, पहला पद हो गया राज। उसके बाद समस्त पद का दूसरा शब्द कहलाता है उत्तर पद। तो राजपुत्र में दूसरा पद कौन सा हो गया? पुत्र। आपको समझ में आया होगा कि समस्त पद हम किसको कहते हैं? जिसमें 2 पद मिले हुए हों। जैसे राजपुत्र, राज और पुत्र, ये दोनों मिल गए तो ये समस्त पद बन गया। जब हमने समस्त पद को खोल दिया, राजा का पुत्र, तो ये विग्रह बन गया। जब हम पूर्व पद की बात करेंगे तो समस्त पद का पहला शब्द, राजपुत्र का पहला शब्द कौन सा है? राज। तो ये क्या बन गया? पूर्व पद। और राजपुत्र का दूसरा शब्द कौन सा है? पुत्र। तो ये हुआ उत्तर पद। उत्तर मैंने बाद का पद और पूर्व का मतलब पहला पद। तो पहला पद जो होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो बाद का पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है 2 उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, समस्त पद है हमारा दही बड़ा। बोर्ड पे ध्यान से देखिए, दही बड़ा। तो इसमें पूर्व पद कौन सा है? दही। और इसमें उत्तर पद कौन सा है? बड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, समस्त पद का पहला शब्द, ये समस्त पद का पहला शब्द है दही, तो ये देखिए ये पूर्व पद है। समस्त पद का दूसरा शब्द है बड़ा, तो ये देखिए उत्तर पद है। एक और एग्जाम्पल देखिए, रसोई घर। तो रसोई घर पूरा तो समस्त पद है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं रसोई के लिए घर, तो वो आपका विग्रह बन जाता है। और जब हम इसके पूर्व पद की बात करते हैं तो जो इसका ये पहला पद है रसोई, ये देखिए ये पूर्व पद है। और जो इसका दूसरा शब्द है बाद का पद है घर, वो है उत्तर पद। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और समस्त पद के दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद को दोनों को मिला दिया जाता है तो समस्त पद बन जाता है। और समस्त पद को जब खोल दिया जाता है तो वो विग्रह कहलाता है। यदि हम समास के भेद की बात करें तो समास के मुख्यतः व्याकरणिक दृष्टि से 4 ही भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास।
और तत्पुरुष समास के फिर आगे दो उपभेद होते हैं, एक द्विगु समास होता है, एक कर्मधारय समास होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, जो नई व्याकरण की पुस्तकें हैं खासतौर से एनसीईआरटी की, हरियाणा बोर्ड की या यूपी बोर्ड की, उसमें बच्चों को इस परिस्थिति से बचाने के लिए कि बच्चों को भेद और उपभेद में अंतर समझाना पड़ेगा, भेद और उपभेद में उनको कन्फ्यूजन रहेगा, तो आमतौर पर वो समास के 6 भेद कह देते हैं। इनको अलग से उपभेद नहीं बताते, तत्पुरुष को अलग बता देंगे, द्विगु समास को अलग बता देंगे, कर्मधारय को अलग बता देंगे। तो अगर व्याकरणिक दृष्टि से आप देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से यदि ये वस्तु निष्पर्शन आ जाए कि समास के कितने भेद हैं, तो 4 ही भेद हैं। वैसे समास के 6 भेद हैं, क्योंकि वो उपभेद को नहीं मानते। जो नया व्याकरण आया उसमें समास के 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 4 बिल्कुल सही है। यदि देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त करके बताने का प्रयास किया है, क्योंकि अगली क्लासेज में मैं एक एक समास को आपको खोल के परिभाषा के साथ और उसके बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपको समझाऊंगा। आज मैंने आपको केवल समास विषय में प्रवेश कराने का प्रयास किया है, तो मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ही इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि आपका विषय प्रवेश बहुत अच्छे तरीके से हो सके। यदि हम देखिए पहले समास की बात करते हैं, जैसे हमने 4 समासों की बात करी। पहला समास है अव्ययी भाव समास। मोटा सा समझिए, अव्ययी भाव समास में होता क्या है, इसका पूर्व पद मुझे बार बार पता नहीं जरूरत नहीं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, आपको मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास पद का पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है जो बदल नहीं सकता, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, बे खटके। ये 2 शब्द है, इसमें पूर्व पद है इसमें बे और उत्तर पद है इसमें खटके। तो इसमें जो पूर्व पद है बे, ये आपका अव्यय है, अपरिवर्तनशील है, किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकता। इसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। हम अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। तो देखिए बड़ी खास बात है, इन सारे के सारे समासों में किसी की भी परिभाषा आपस में मिलती नहीं है, किसी की भी परिभाषा आपस में जो है सिमिलर नहीं है। सबकी परिभाषाएं बिल्कुल अपोजिट हैं, अलग हैं। तो पहले समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस समास पद का पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात अपरिवर्तनशील हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बे खटके, बे इसमें जो है अव्यय है और सारा समास पद भी एक अव्यय का काम कर रहा है। अव्यय का मतलब होता है जो बदल नहीं सकता। इसको डिटेल में मैं जब इस विषय को अलग से पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। दूसरा देखिए तत्पुरुष समास। इसमें मैंने संक्षिप्त में लिखा है, विग्रह में कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है जब हम तत्पुरुष समास को करते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिया, ये समास पद है आपका राजपुत्र। जब हमने इसका विग्रह किया राजा का पुत्र, तो ये देखिए जो का है ये आपकी कारक की विभक्ति है। आपने कारक पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन ही अरे। तो जब हम समास की बात करते हैं तो उसमें 2 कारकों की विभक्तियों का नहीं प्रयोग किया जाता। एक तो कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता और एक संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। बाकी के जो 6 कारक बच गए, उन कारकों की विभक्तियों का इसमें प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब जब समास पद को खोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारक की विभक्ति लगी मिलेगी। देखिए जैसे ये राजा का पुत्र, तो ये संबंध कारक की विभक्ति है। संबंध कारक समझते हैं ना, कारक की विभक्तियां का, के, की, तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। तो हम इसमें जब भी आप तत्पुरुष समास को करेंगे, उसका विग्रह करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं कारक की विभक्ति का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ संक्षिप्त में लिखा है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। बिल्कुल साधारण सी बात है। इनको आपको उंगलियों पे, ये जो मैंने 6 लाइनें लिखी हैं, ये 6 लाइनें अगर आपको उंगलियों पे याद होगी, समास सारा समझ में आ गया। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। ये देखिए मैंने यहाँ उदाहरण लिखा, पंचवटी। इसमें 2 शब्द हैं, पंच और वटी। पहला पंच, पंच का मतलब होता है 5, तो पूर्व पद देखो इसका संख्यावाचक है। तो जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास वो होता है जिस समास पद का विग्रह करते समय जो है उसमें उपमान उपमेय का संबंध दिखाई दे। कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमान उपमेय का संबंध दिखाई देता है। तो उपमान उपमेय बेसिकली क्या होता है, उपमान हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं, और उपमेय हम उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ चंद्रमुख, तो हम जो इसमें चंद्र है, चंद्र जो है उपमान है और जो मुख है ये उपमेय है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसकी तुलना की जाती है, किसकी तुलना की जा रही है यहाँ, मुख की। तो जिसकी तुलना की जा रही है उसे हम कहते हैं उपमेय, और जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमान। तो मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है, चंद्र के साथ।
तो आपका मुख हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। तो जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। द्वंद्व समास बिल्कुल साधारण सिंपल है समझने के लिए। द्वंद्व का मतलब होता है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। तो ये समास आपको हमेशा पेयर में दिखाई देगा। तो देखिए जोड़े के रूप में समास होता है, जैसे मेरा एग्जाम्पल लिखा माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, पाप पुण्य, हार जीत, ठीक है। तो इस तरह से ये समास आपका द्वंद्व मैंने जोड़ा हमेशा आपको जोड़े के रूप में दिखाई देगा। और जो अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। या आप इसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वो अपने विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा नीलकंठ, तो नीलकंठ अपने विशेष अर्थ के लिए रूढ़ है। नीलकंठ हम शिव जी को कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर शब्द रूढ़ है गणेश जी के लिए। जैसे हम कहीं दशानन, तो दशानन शब्द जो है रूढ़ है रावण के लिए। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो मैंने संक्षिप्त आपको समास विषय में प्रवेश कराया है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि मेरा समास विषय का विषय प्रवेश आपको समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं समास की पूरी एक श्रृंखला तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। कई पार्ट्स में आपको एक एक समास जो है बहुत अच्छे तरीके से खोल करके बताऊंगा और उसके ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो परीक्षाओं में आपको यूं के यूं मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।